कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो और वो दरमियान में ही आपके ऊपर फाउंटेन चला ले, या आप बार-बार उसका डायपर चेंज करते हो लेकिन फिर भी उसे रैशेज़ रह रहे हों? ये सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि 90% पेरेंट्स का यही इश्यू है। तो चलिए आज मैं करती हूँ इन तमाम गलतियों का, इन तमाम मिथ्स का पोस्टमार्टम, ताकि आपका बच्चा रहे ड्राई, क्लीन और रैश फ्री। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चों का कॉमन इश्यूज़ का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। एक न्यू डैड ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर हिना, मैं अपने बच्चे का डायपर हर 2 घंटे बाद तब्दील करता हूँ, लेकिन फिर भी उसे रैश हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि डायपर सिर्फ चेंज करना ही एक टास्क नहीं है, बल्कि प्रॉपर टेक्नीक है। अगर एक स्टेप भी आपने गलत कर दिया तो ये आपको ले जाएगा एक क्राइंग साइकिल की तरफ। क्राइंग साइकिल जिसमें बच्चा तकलीफ में रहेगा, उसे नींद नहीं आएगी और आप खुद भी बहुत डिस्कम्फर्ट का शिकार हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर टेक्निक क्या है। सबसे पहली गलती, नॉट चेंजिंग डायपर फ्रीक्वेंटली। इससे क्या मुराद है? ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, इसके पीछे की बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि हमारे बच्चे का जो डायपर में ये इंडिकेटर होता है, ये कंप्लीटली ब्लू हो जाए तो हम चेंज करेंगे। करना ऐसे ही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप बच्चे का डायपर 2 आवरली फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, ये समझ के कि ये ब्लू हो जाएगी तो हम चेंज करेंगे। देखिए, अगर उस 2 आवर्स के दरमियान में बच्चे ने स्टूल पास कर लिया यानी कि पॉटी कर ली, तो 2 घंटे वेट करना बहुत ज़्यादा है। इमीडिएटली फौरन चेंज करना होता है आफ्टर पासिंग स्टूल। क्यों? स्टूल की जो पीएच है वो एसिडिक होती है। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो बच्चे की एरिया को रिएक्ट करके खराब करते हैं और रैशेस कॉज करते हैं। जितनी देर तक उस एक्सक्रीटा से, उस मटेरियल से वो जगह वेट रहेगी, गीली रहेगी, बच्चे की स्किन खराब होगी, रैश होगा ही होगा। आपने क्या करना है? अगर बच्चे ने पॉटी नहीं की तो आप ज़रूर वेट कर लीजिए। लेकिन अगर बच्चे ने स्टूल पास कर लिया है तो फ़ौरन चेंज करें। दूसरी बात, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, अभी आपको उसके किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि बच्चे का यूरिन आफिर हाई एसिडिक पीएच है उसकी कि नहीं। इसीलिए आपने छोटे बच्चे में ज़्यादा ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंटली उसका तो डायपर फ़ौरन चेंज करें। और देखिए, न्यूबॉर्न बेबी अगर तो ब्रेस्ट फीड पर होता है तो वो स्टूल ज़्यादा पास करता है। ठीक है, हर फीड के बाद वो स्टूल पास करता है, तो वो इतना सा जो स्टूल है ना, वो भी डेंजर। सेकंड मिस्टेक पे मैं आती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, वाइप से साफ करने की डायरेक्शन। देखिए, आप वाइप्स यूज़ तो कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन से साफ करना होता है और उस डायरेक्शन साफ करने की बेसिकली वजह क्या है। अब आपने बच्चे के लिए वाइप्स तो ले लिए, बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनका जो यूरेथ्रा है यानी जो यूरिन वाला पार्ट है, वो और पॉटी वाली एरिया रेक्टम, ये बहुत करीब करीब होते हैं। एडल्ट फीमेल्स का यानी बड़ी फीमेल्स का भी यही इशू है। छोटे बच्चों में तो उससे भी ज़्यादा, उससे उनको हो जाता है यूरिनरी इन्फेक्शन यानी पेशाब के इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को जब साफ करती हैं तो पीछे से आगे की तरफ वाइप लेके चली जाती हैं। बेसिकली आपने बच्चे का आगे वाला एरिया पहले साफ करना है, फिर पीछे वाला करना है। अब इसका तरीका क्या है? 2-3 वाइप्स आपने यूज़ करनी है, आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आपने इसी डायरेक्शन से सफाई करनी है इतने अच्छे तरीके से कि फ्रंट से साफ करने के बाद आप बैक पे जाएँ। हमेशा से फ्रंट पे साफ करने के बाद बैक पे जाएँ। एहतियात करें कि बच्चे की फ्रंट एरिया पे नीचे का पोर्शन ना लगे। फॉर सपोज़ बच्चे ने स्टूल पास किया हुआ, वो ऑलरेडी आगे की तरफ है, तो आपने तब भी आगे से पीछे की तरफ जाना है। ये तो और डेंजरस चीज़ है कि बच्चे ने स्टूल पास किया हुआ है, वो फ्रंट एरिया पे भी लगा हुआ है और वो कितनी देर हो चुकी है उसे लगे हुए। ये तो और ज़्यादा यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज़ करने का एक रीज़न बन जा, लिहाज़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ पे हम आ जाते हैं, यूज़िंग हार्श वाइप्स और वेट वाइप्स। देखिए, थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा कि हम वाइप गीला ही होता है तो ही तो साफ़ करेंगे, अदरवाइज़ हम खुश्क वाइप से कैसे साफ़ कर सकते हैं? वो तो एक अलग बात हो। हार्श केमिकल वाले वाइप्स भी अवेलेबल हैं। लिहाज़ा आपने क्या करना है, आपके पास अगर कोई चॉइस नहीं है, आपके पास जो वाइप आ गया आपने उसी को यूज़ करना है, तो प्लीज़ जल्दी से वाइप से साफ़ करके बच्चे के एरिया को ड्राई होने दें। ड्राई होने के लिए कोई कपड़ा अलग से रखें, उस चीज़ के लिए कि आपने उसको ड्राई करना है।
पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपने वेट माइक अगर यूज़ कर लिया अच्छी क्वालिटी का है, तो आपने उस जगह को थोड़ा चिकना कर देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बच्चे को ड्राई होने के लिए छोड़ दें। टाइम लगता है बच्चे के एरिया को ड्राई होने में, तो लिहाजा आप उसको जल्दी से खुश्क कर दें। अगर खुश्क नहीं कर सकते हैं, ड्राई कॉल क्लॉथ ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तेल लगा लीजिए, वैज़लीन लगा लीजिए, कोई अगर रैश फ्री क्रीम है तो वो लगा दीजिए। अगर रैश नहीं है बच्चे को तो रैश फ्री क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने बैरियर प्रोवाइड करना है, उस जगह को चिकना करें। जैसे आप चिकना कर देंगे तो भले ही वो जगह गीली हो रही हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक टिप बताई। अब हम बात कर लेते हैं 4th मिस्टेक के ऊपर, रॉन्ग डायपर साइज़ या रॉन्ग फिट। बच्चे के डायपर खरीदा कैसे जाए पेरेंट्स को नहीं पता होता। अगर तो आप ढीला डायपर बच्चे को पहनाएँगे कि चलो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी, इसी डायपर को रहने दो, तो वो लीक होगा। अगर आप बच्चे को टाइट डायपर पहनाएँगे, तो उससे पता कैसे लगेगा, मार्क्स लगे हुए होंगे बच्चे के ऊपर। दूसरी बात ये कि उसे कोलिक होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम पहले ही है, दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। अब डायपर कैसे खरीदा जाए? डायपर हमेशा बच्चे की उम्र के हिसाब से नहीं लिया जाता, हमेशा उसके वज़न के हिसाब से लिया जाता है। लेट मी क्लियर दिस। वेट बच्चे का कितना है, उसके अकॉर्डिंग डायपर आएगा, क्योंकि जितना उसका वेट होगा, वो उतना यूरिन पास करेगा। तो जितना ज़्यादा उसका यूरिन वो पास करेगा, वो उसके वेट के अकॉर्डिंगली पास करता है। डायपर का डिज़ाइन किसी हिसाब से बनाया जाता है। हर डायपर के ऊपर वेट लिखा हुआ होता है। अगर न्यूबॉर्न का डायपर होगा तो आप यूजुअली देखेंगे 2 टू 5 केजी लिखा हुआ होता है। उससे ऊपर स्मॉल साइज़ को चले जाएँगे तो वो 3 टू 6 लिखा होगा। फिर और ऊपर मीडियम पे चले जाएँगे तो अराउंड 9 केजी तक होता है। फिर एक्स्ट्रा लार्ज पे चले जाएँगे तो अराउंड 11 टू 12 केजी तक होता है। तो आपने हमेशा ये पता करके रखना है कि आपके बच्चे का वज़न कितना है। और एक और इसके साथ मैं आपको प्रो टिप दूँगी। आपके बच्चे का वज़न फॉर सपोज़ 8 केजी है, तो डायपर आपने उस रेंज का लेना है कि जिसमें उसका वज़न 2 केजी अबव हो। मीन्स के 8 केजी का बच्चा है तो डायपर हमेशा 10 किलो तक का वेट सँभाल सके। इससे कभी भी डायपर लीक नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत अहम बात बता रही हूँ। मैं खुद एक ट्विन्स बच्चों की मदर हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे ज़रूरत भी थी। लिहाज़ा आपने डायपर इस प्रो टिप को ज़हन में रखते हुए लेना। डायपर जब भी बड़े साइज़ के होते जाते हैं तो उनकी लेंथ बड़ी होती जाती है। क्यों? क्योंकि लेंथ वाइज़ ही वो बच्चे को एडजस्ट करेगा। ये चीज़ भी एक अहम है। आप कोशिश करेंगे डायपर जो है वो इलास्टिक वाला हो, बैक से उसकी इलास्टिक हो, प्रॉपर प्रॉपर वाली इलास्टिक। ये नहीं कि वो इलास्टिक का सिर्फ़ एक चीज़ बनाई हुई होती है कि इलास्टिक का वो इलास्टिसिटी हो नहीं रही होती। इस डायपर में आप देखिए कि वो प्रॉपर इलास्टिसिट है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो उसकी वेस्ट के अकॉर्डिंग, जो उसकी कमर है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है। अगर कमज़ोर कमर है तो भी वो आ जाएगा, अगर थोड़ी थिक कमर है तो भी वो स्ट्रेच हो जाएगा। इससे ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इलास्टिक वाले डायपर्स लीजिए, बच्चे को कॉलिक भी नहीं होगा, प्रॉपर्ली सेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारे पास है कि आपने डायपर फ्री टाइम कितना देना है। ठीक है, डायपर फ्री टाइम देना एक मुश्किल काम होता है क्योंकि बच्चा तो फ़ौरन सुसु कर देता है। आपने बच्चे के नीचे जो चेंजिंग शीट्स आती हैं उसमें रखें बच्चे को 10-15 मिनट्स के लिए। अगर आपके बच्चे को रैश हो चुका है, अगर रैश नहीं है तो कोई इशू वाली कहानी नहीं है। लेकिन अगर रैश हो चुका है तो आपने, जब बच्चा सो जाता है ना यूजुअली, तो आपने 10-15 मिनट के लिए बच्चे को ऐसे ही छोड़ देना है। उसमें आपके लिए आसानी होगी। बच्चा मूव नहीं कर रहा होगा तो एक ही जगह पे रहेगा, अगर सुसु करेगा भी तो उसी चेंजिंग शीट पे कर लेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हो चुके हैं, वो बहुत सीवियर कंडीशन में चले गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहे और आपको डॉक्टर के पास ही जाना है लेके, तो मेरी ये वाली वीडियो लाज़िम देखिएगा। मैंने इसके अंदर होम रेमेडीज़ बताई हुई हैं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, रिसर्च बेस्डली कि किस तरीके से डायपर रैश को ख़त्म किया जा सकता है बाय सिंपल डूइंग होम रेमेडीज़। क्या होगा अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो? एक स्टडी रिवील हुई है पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी में, जो कि ये कहती है कि 50% बच्चों को रैशेस डेवलप हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर ही, और उसकी वजह पता है क्या है? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना, सफाई का ख्याल ना रखना। अगर आप डायपर के ब्लू होने का वेट कर रहे हैं और आपके बच्चे ने पॉटी अभी कर दी है, आपने भले ही अभी ही डायपर चेंज किया है रिसेंटली और बच्चे ने स्टूल पास कर लिया, अब आप उसका डायपर चेंज नहीं कर रहे क्योंकि वो उसको ब्लू होने दें पहले। इस केस में तो रैशेस 200% डेवलप होंगे। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू बेबी गेट अ रैश इट विल बिकम अ क्राइंग साइकिल फॉर यू। क्यों? क्योंकि बच्चे की वो पेनफुल चेंजेस देख देख के उसकी जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इन सारी चीज़ों से आप इतना डिस्कम्फर्ट फील करेंगे
कि आप खुद परेशान हो जाएँगे कि ये रैशेज़ का साइकिल आपने ख़त्म कैसे होगा। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर हमने डायपर बच्चे का चेंज किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम चीज़ें जो बच्चे की यूज़ करने वाली होती हैं ना, आपने वो एक ही जगह पे पहले जमा कर ली। अगर आपके पास तमाम चीज़ें एक बैग भी, जैसा कि मेरे पास एक कैरी बैग है, उसके अंदर सब आप जमा करके रखते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, कहीं-कहीं से सामान उठा-उठा के लाके नहीं रखना। एक चेंजिंग शीट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। इसके ऊपर बच्चे को आप सुकून से लेटाइए। लेटाने के बाद उसका Remove जो your डर्टी baby's डायपर है उसको clothing आपने क्लीन करना है, and जिस then तरीके से मैंने आपको unfasten बताया। the tabs on the चेंज baby. करने के बाद जब आप दोबारा से उसको डायपर पहनाएँगे, तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे के पेट और डायपर के दरमियान 2 फिंगर का फासला होना चाहिए। यानी कि जब आप चेक करें तो आपकी 2 फिंगर्स ईज़िली आराम से उसकी नाभ से लेके उसके कमर तक जा रही हों। ऐसे करने से बच्चे का जब डायपर फुल हो जाएगा तो वो थोड़ा-सा टाइट होने लगेगा। जब टाइट होगा तो बच्चों को कोलिक होने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो आपको नहीं बता सकता कि उसका डायपर टाइट हो चुका है सिवाय रोने के। आपको नहीं मालूम होगा कि क्यों रो रहा है, तो बच्चों के रोने में की वजह में से भी एक वजह ये होती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, वो ये है कि डायपर चेंज करने से पहले बच्चे के ऊपर एक बैरियर क्रीम ज़रूर लगाइए, जिसके अंदर ज़िंक ऑक्साइड शामिल हो। जैसे कि मैं बच्चों को कभी वैज़लीन तो कभी ज़िंक ऑक्साइड की एक क्रीम है मेरे पास, वो बहुत सारी रेस्टरी क्रीम्स आती हैं, वो लगा लीजिए, या आप ऑयल लगाइए, वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप बच्चे के ऊपर हाइड्रोज़ोल क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने हाइड्रोज़ोल क्रीम के ऊपर एक वीडियो बनाई है, इसको आप लाज़मी देखिएगा ताकि आपको अवेयरनेस हो कि क्या हाइड्रोज़ोल क्रीम हम लगा सकते हैं कि नहीं। लास्ट में मैं बताने लगी हूँ अपनी तरफ से दी गई 3 प्रो टिप्स। पहली टिप तो ये कि आपके बच्चों को अगर रैश हो चुका है, तो आप यूज़ करें वेट कॉटन बॉल्स। कॉटन किसी भी फॉर्म में जो आपको अवेलेबल हो, आपने उससे साफ करना है, क्योंकि वो जेंटल होती है स्किन में, सेंसिटिव स्किन्स के लिए ख़ास तौर पे। रैश के बाद वाइप्स उस जगह पे लगाना गुरेज़ करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो क्या पता उसके अंदर केमिकल हो, और वो इतनी बच्चे की सेंसिटिव स्किन हो कि वाइप में केमिकल ना भी हो, तब भी वो उसे रैश कॉज़ कर गई। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। रात को सोने से पहले आपने बच्चे के ऊपर क्रीम या कॉइल या कोई भी बैरियर प्रोवाइड करना है बेसिकली, तो आपने उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। एक अच्छे डायपर का इस्तेमाल करें जो कि अच्छे तरीके से बच्चे की सुसु को एब्ज़ॉर्ब कर सके, ताकि आपको परेशानी ना हो, और जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है वेट वाली, उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से हैक्स अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।